हे फ्रेंड्स, एसआरजे क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री में हम गुप्त वंश को पढ़ चुके थे। देखिए, गुप्त वंश के बारे में जब हम पूरा पढ़ चुके हैं तो हमने पढ़ा था इसके अंतिम शासक का नाम विष्णुगुप्त था। साथ ही साथ में गुप्त वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बच गई थी, जिसमें हमने एक टॉपिक बनाया है अन्य, और जिसमें जो भी रिलेटेड चीज़ें थी, जो भी बची हुई चीज़ें थी, वो हम कवर कर लेंगे। देखिए, एक चीज़ और कि कामसूत्र जो किताब है वो है वात्स्यायन की, ना कि वाद नारायण की। ठीक है, वात्स्यायन की किताब है ये। साथ में हम देखते हैं कि इस समय में दो कलाओं का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। एक थी गांधार कला और दूसरी थी वही मथुरा कला। गांधार कला और मथुरा कला के बारे में जब हम देखते हैं तो मथुरा कला में जिस पत्थर का उपयोग किया जाता था वो होता था लाल रंग का पत्थर। वहीं गांधार कला की बात करें तो इसमें काले और नीले रंग के पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ में गांधार कला में जब धर्म की बात की जाए तो मुख्यतः यह यथार्थवादी मान्यता को मानते थे, और धर्म मतलब बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां इस कला में बनी दिखाई देती हैं। मथुरा कला की बात करें तो ये आदर्शवादी मानते थे, मतलब आदर्शवाद को मानते थे। साथ ही साथ में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म की जो मूर्तियां हैं वह इस कला में दिखाई देती हैं। और देखें हम तो ये इसके संरक्षक कौन से वंश रहे, तो गांधार कला का संरक्षण जो है वो शक और कुषाण वंश के द्वारा किया गया। वहीं मथुरा कला का संरक्षण जो है वह केवल और केवल कुषाण वंश के द्वारा किया गया। गुप्त काल के से संबंधित और भी कुछ चीज़ें बच जाती हैं जो महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि गुप्त काल में सबसे ऊपर कौन होता था, तो राजा होता था, और सबसे नीचे जो व्यक्ति होता था उसे कहा जाता था ग्रामिक। दो तीन परिभाषाएं आती हैं, जैसे कि गुप्त काल में क्योंकि इस समय में बहुत ही ज़्यादा छुआछूत बढ़ चुकी थी, और छुआछूत के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण जो निम्न जाति के लोग थे उन्हें चांडाल कहा जाता था। मतलब कितनी बुरी बात है चांडाल, मतलब वर्तमान के समय में हम राक्षस को चांडाल बोलते हैं, लेकिन उस समय में निम्न जाति के लोगों को चांडाल कहा जाता था। तो एक शब्द आता है चांडाल, चांडाल। दूसरा आता है कुमारामात्य। कुमारामात्य का मतलब क्या होता था? देखिए, मौर्य काल के समय में हमने पढ़ा था कि अशोक अवंती का कुमारामात्य था, मतलब राजकुमार था। लेकिन इस समय में गुप्त काल में कुमारामात्य का मतलब होता था जो व्यक्ति टैक्स का एकत्रीकरण करता था, मतलब जो कि टैक्स को एकत्र करके राजा को भेजता था, उसे कहा जाता था कुमारामात्य। गुप्त काल के समय में टैक्स दो विधियों से दिया जा सकता था। जब टैक्स देने की बात करते हैं तो या तो आप अनाज के थ्रू टैक्स दे दीजिए, मतलब या तो आप अपने कृषि का उपज का कुछ हिस्सा अनाज के तौर पे टैक्स के तौर पे जमा कर दीजिए राजा के पास, या तो फिर आप कैश मतलब धन टैक्स के रूप में दें। इसके साथ साथ में और एक दो चीजें समझ में आती है, जैसे कि गुप्त काल में कुटनी, कुटनी अर्थात वैश्या को कुटनी कहा जाता था। इस समय में वैश्यावृत्ति उपलब्ध थी, परंतु स्त्री की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इस काल में स्त्री की स्थिति इतनी बुरी नहीं थी, बाल विवाह नहीं होते थे और पर्दा प्रथा भी यहाँ पर उपस्थित नहीं थी। जब हम बात करते हैं सती प्रथा की, तो देखिए हमको पता है कि भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है वह गुप्त काल से ही संबंधित है। तो सती प्रथा के साक्ष्य इस समय से मिलते हैं, जो कि इतनी बुरी प्रथा थी। सती प्रथा अर्थात किसी स्त्री का पति जब खत्म हो जाता था तो उस स्त्री के पति को जब जलाया जाता था, जब उसका दाह संस्कार किया जाता था, तो उस स्त्री को भी जिंदा का जिंदा जला दिया जाता था। और कहा जाता है कि जब मौत होती है तो किसी भी तरीके की मौत हो वो उतनी दर्दनाक नहीं जितनी ज़्यादा जला के दर्दनाक मौत दी जाती थी। इसका मतलब है कि सती प्रथा के साक्ष्य किस धर्म से, या हिंदू धर्म से संबंधित और किस वंश से, तो गुप्त काल से संबंधित। कहाँ से प्राप्त हुए इसके साक्ष्य, तो इसका पहला साक्ष्य भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है उससे प्राप्त होता है, और वो इसी समय से संबंधित है। इसके साथ साथ में हम देखते हैं कि गुप्त काल में बात करते हैं, भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है इसे। स्वर्ण काल का मतलब, क्योंकि भारत में जितनी भी विकासशील चीज़ें हुई हैं वो इस समय में बहुत ज़्यादा हुई थी। जैसे कि नालंदा का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय में गुप्त वंश के शासक के द्वारा ही की गई। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि वास्तुकला और हिंदू धर्म का उदय, अर्थात इस समय में ज्योतिष और वास्तुकला पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही साथ में हिंदू धर्म का बहुत ज़्यादा उदय इस समय में देखने मिला। मतलब वर्तमान में जो हिंदू धर्म है वो अधिकतर तौर पर मतलब गुप्त काल के समय में उदित हुआ था और ज़्यादा बढ़ा था। बात करते हैं भू राजस्व की, तो भू राजस्व जो है वो दो तरीकों से दिया जा सकता था, एक अनाज के तरीके से और एक कैश के तरीके से।
हमने देखा था कि इस समय में ही हुणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। जब हुणों का आक्रमण भारत पर, देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि कुषाण भारत पर आए, पहलव आए, शक आए और एंडोग्रीक आए, लेकिन इन सभी आक्रमणकारियों का भारत आगमन का कारण था कि वो भारत में शासन करना चाहते थे। परंतु हुण जब भारत में आए तो उनका आक्रमण शासन करने का कोई मोटिव नहीं था, वो सिर्फ लूटना चाहते थे भारत को, जैसे कि अंग्रेज। पर ये आते थे, लूटते थे और चले जाते थे। तो हुण जो है वो भारत को लूटने आए थे। तो हुणों का आक्रमण कब? तो इस समय में, गुप्त काल के समय में हुणों का आक्रमण हुआ। हुणों का जो मतलब गुप्त काल का जो सबसे अंतिम महान शासक था वो था समुद्रगुप्त, और गुप्त काल का जो सबसे अंतिम शासक था वो था विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त गुप्त काल का अंतिम शासक था विष्णुगुप्त, और अंतिम महान शासक की बात की जाए तो था समुद्रगुप्त। बात करते हैं हम कि और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया। साथ ही साथ में गुप्त काल में ही अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की कुल 29 गुफाएं थी, वहीं बाघ की गुफाओं का निर्माण मध्य प्रदेश के जिला कुक्षी की धार तहसील में किया गया। चांडाल हमने पढ़ लिया कि निम्न जाति के लोगों को गुप्त काल में चांडाल कहा जाता था। वहीं इस वंश के सामंतों की बात की जाए तो इस वंश के सामंत जो थे वो था पुष्यभूति वंश। इसका मतलब हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि हर कोई शासक का जो सेनापति था वह उसकी हत्या कर देता था और नए वंश की स्थापना करता था। परंतु हमने देखा सातवाहन के बाद में और कुषाणों के बाद में ये चीज़ सामंत में बदल गई, अर्थात इनके बाद जो नया वंश आता था वो इनके ही सामंत हुआ करते थे। तो गुप्त वंश के सामंतों की बात की जाए तो पुष्यभूति वंश जो है वो गुप्त वंश का सामंत था। तो गुप्त वंश का सामंत कौन? तो पुष्यभूति वंश, जो आगे चलकर पुष्यभूति वंश की स्थापना करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर में पुष्यभूति वंश चल रहा था, लेकिन दक्षिण में क्या चल रहा था। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला वंश अब यहां से आएगा पुष्यभूति वंश। आगे बात करते हैं पुष्यभूति या वर्धन वंश की। तो पुष्यभूति वर्धन वंश, देखिए पुष्यभूति वर्धन वंश की जब बात की जाती है तो हमने पढ़ लिया कि ये गुप्त वंश के सामंत थे पुष्यभूति। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्थापना की जब बात करें तो स्थापना इसकी पुष्यभूति के द्वारा ही की गई, जो कि इसका पहला शासक भी बना। पुष्यभूति ने इसकी राजधानी कहां पर बनाया? तो थानेश्वर। पुष्यभूति ने इसकी राजधानी को थानेश्वर बनाया। थानेश्वर कहां पर है? हरियाणा में है। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन के द्वारा की गई, जिसने अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा को बनाया। इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। अब इसका ही पुत्र आता है जिसका नाम होता है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो है एक बहुत ही कुशल शासक होता है और इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे समय तक भारत पर शासन किया। इसके 3 बच्चे होते हैं, मतलब 3 बच्चों के बारे में हमको पढ़ना है। पहले का नाम होता है राजश्री, दूसरा है राज्यवर्धन, और तीसरा है हर्षवर्धन। सबसे ज्यादा आप सभी ने हर्षवर्धन के बारे में ही सुना होगा, क्योंकि राजश्री और राज्यवर्धन ने कभी इतना ज्यादा शासन किया नहीं और सबसे ज्यादा महान शासक इस वंश का सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन रहा है। ठीक, अब देखिए इस वंश में ये एकमात्र ऐसा वंश रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा मारपीट हुई है। मतलब आप इसमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि किसने किसको मारा, कहाँ से कहानी पलटी, समझ में नहीं आता है ना। तो हमें ये चीज समझ के चलनी है, छोटे छोटे तरीके से समझ के चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक कहानी के तौर पर समझ के चलना है कि स्थापना पुष्यभूति के द्वारा, थानेश्वर को इसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद दूसरा शासक आया जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे। 3 बच्चे कौन कौन से? राजश्री ये गर्ल है और बाकी सारे जो हैं बॉय हैं। ठीक है,
ये लड़की है और बाकी सारे लड़के हैं। तो प्रभाकर वर्धन ने अपने राज्य विस्तार के लिए कन्नौज का जो राजा था जिसका नाम था ग्रहवर्मन के साथ में अपनी बेटी राजश्री का विवाह किया। ठीक, देखिए इसको अब हम थोड़ा सा मैप के थ्रू समझेंगे क्या हुआ यहाँ पर। देखो क्या होता है, ये भारत का हिस्सा है, मान लीजिए ये भारत का क्षेत्र है। तो भारत के क्षेत्र में कन्नौज में जो है ये प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह किया। राजश्री का विवाह कहाँ पर किया? तो राजश्री का विवाह इसने किया कन्नौज में। कन्नौज के शासक का नाम था ग्रहवर्मन। अब जो ये ग्रहवर्मन है, ग्रहवर्मन की देवगुप्त के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, मतलब इसकी लड़ाई चलती रहती थी देवगुप्त के साथ। देवगुप्त यहाँ का शासक था। तो देवगुप्त जो है वो आता है और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। देवगुप्त आता है और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रभाकर वर्मन जो था उसने अपने राज्य को फैलाने के लिए ग्रहवर्मन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया जिसका नाम था राजश्री। ग्रहवर्मन के साथ जब राजश्री का विवाह हुआ तो एक अलग से शासक है जिसका नाम है देवगुप्त, वो आता है और ग्रहवर्मन की हत्या कर देता है। भाई तुमको हत्या ही करनी थी तो शादी के पहले कर देते, बिना मतलब पूरा वर्धन वंश का एक लिए बर्बाद किया। हत्या करनी थी तो मारना ही था ना, तो ग्रहवर्मन को पहले ही मार देते देवगुप्त आके। लेकिन नहीं, इसने शादी होने का वेट किया। जब प्रभाकर वर्मन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह कर दिया तब ये आया और इसने इसकी हत्या की। ठीक, तो जब इसने इसकी हत्या की, इसके भाई को पता चला कि यार मेरे बहनों को इसने मार दिया, तो इसके भाई का दिमाग खराब हुआ। तो क्योंकि राज्यवर्धन बड़ा बेटा था तो राज्यवर्धन आया और उसने देवगुप्त की हत्या कर दी। मतलब राज्यवर्मन ने, अब जिसने इसके बहनों को मारा था देवगुप्त, उसकी हत्या राजवर्मन ने आकर करी। ठीक, राजवर्मन जब इसकी हत्या करता है, देवगुप्त का एक दोस्त होता है जो कि बंगाल का गौड़ शासक होता है। यहाँ बंगाल में एक गौड़ शासक बैठा रहता है जिसका नाम होता है शशांक, जो कि बोध गया के बोधि वृक्ष को कटवाया होता है, बहुत ही क्रूर शासक होता है। ये आता है और ये आकर अब राज्यवर्मन की हत्या कर देता है। जब ये राज्यवर्धन की हत्या करता है तो इसके बाद अब बचा केवल हर्षवर्धन आता है, शशांक की हत्या कर देता है। ठीक, फिर से क्लियर करते हैं। देखिए यहाँ पे कहानी कैसी हुई है। हम 3 स्थान बनाते हैं। पहला हो गया, ये हो गया वर्धन वंश जो है। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक गौड़ शासक, गौड़ मतलब शशांक। यहाँ पे बात कर लेते हैं देवगुप्त की। यहाँ पे बात कर लेते हैं कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की। ठीक, देखो ये सबसे पहले हो गया देवगुप्त। यहाँ पर हो गया शशांक जो कि बंगाल का गोंड शासक था। यहाँ पे बात करते हैं वर्धन वंश। यहाँ पे बात करते हैं कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन की। देखो देवगुप्त की लड़ाई पहले से ही ग्रहवर्मन के साथ चल रही थी, लेकिन इसने इसकी हत्या नहीं की। जब वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन ने अपनी बेटी राजश्री का विवाह इसके साथ किया तब इसका दिमाग सटका और इसने आकर इसकी हत्या कर दी। ठीक, अब इसने इसकी हत्या यहाँ पर आकर जब की, यहाँ पर ये आता है, इसने अपनी बेटी का विवाह किया। बेटी का नाम था राजश्री का विवाह इसके साथ कर दिया। जैसे ही विवाह हुआ तो देवगुप्त यहाँ से आया, इसने इसकी हत्या कर दी। देवगुप्त ने आकर ग्रहवर्मन की हत्या की। यहाँ पर वर्धन वंश का शासक परिवर्तित हो गया। प्रभाकर वन का जो बेटा था जिसका नाम है राज्यवर्धन यहाँ पर शासक बना और इसने आकर देवगुप्त की हत्या कर दी। मतलब 2 शासक निपट गए, एक ग्रहवर्मन निपट गया और एक देवगुप्त निपट गया। अब राज्यवर्धन ने जब आकर देवगुप्त की हत्या की तो जो शशांक था, क्योंकि ये देवगुप्त का दोस्त था, इसने आकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। अब राज्यवर्धन भी निपट गया। अब बचा शशांक। यहाँ पर वर्धन वंश में 3 बच्चे पढ़े थे हमने। पहला था राज्यवर्धन जो कि मर चुका, बची राजश्री यहाँ से भाग गई, बचा एक हर्षवर्धन। अब हर्षवर्धन आता है और इसने शशांक की हत्या कर दी। अब शासक बचा केवल हर्षवर्धन। इसका मतलब है कि देवगुप्त खत्म, राज्यवर्धन खत्म, ग्रहवर्मन खत्म और शशांक खत्म।
इसका मतलब केवल शासक बनता है हर्षवर्धन। अब राजश्री को, सबसे पहले ये राजश्री को ढूंढता है कि राजश्री कहाँ गई, तो ये अपने ही एक दोस्त की मदद से राजश्री अर्थात अपनी बहन को ढूंढता है। उसके बाद यह अपनी राजधानी कन्नौज को बनाता है। मतलब अब हर्षवर्धन क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी राजधानी को थानेश्वर से बदल कर लेके जाता है कन्नौज। और कन्नौज में जाकर ये अपनी राजधानी को बसाता है। इसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में भी हेंगशॉंग आते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में ही हेंगशॉंग आते हैं और ये अपनी रचना भी इसी के शासनकाल में लिखते हैं। भारत के महानतम शासकों में से हर्षवर्धन एक माना जाता है। ये अपने समय में 4 साल में एक बार महामोक्ष परिषद का बनाता था और एक मेला लगवाता था जिसमें ये अपनी व्यक्तिगत संपूर्ण संपत्ति का दान करता था गरीब और अभावग्रस्त लोगों को। यहाँ तक की बात समझ में आई? देखिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं किसने किसकी हत्या की। ये बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है क्योंकि प्रभाकर वर्मन के 3 बेटे, मतलब 3 पुत्र पुत्रियां। एक पुत्री का नाम राजश्री, 2 बेटे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन। राजश्री का विवाह ये करते हैं ग्रहवर्मन के साथ। ग्रहवर्मन के साथ ये जैसे ही विवाह करते हैं तो उसके ग्रह नक्षत्र ऊपर आ जाते हैं और ग्रहवर्मन की हत्या देवगुप्त के द्वारा की जाती है। देवगुप्त की हत्या राजवर्धन कर देता है। राज्यवर्धन की हत्या फिर शशांक आकर करता है और शशांक की हत्या हर्षवर्धन वापस जाकर देता है। ठीक, अब बचा शासक पूरे उत्तर भारत में सिर्फ और सिर्फ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का जो साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा ऊपर कन्नौज में फैल गया। बंगाल के शशांक की हत्या कर ली तो बंगाल का भी शासन हो गया इसका। ग्रहवर्मन की हत्या करके इसने कन्नौज को भी अपना राज्य बनाया। थानेश्वर इसके पास पहले से ही था। देवगुप्त की हत्या करके इसने गुजरात के साइड के भाग को भी अपने हिस्से में मिला लिया। अर्थात उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र जो वो लगभग हर्षवर्धन के कब्जे में आ चुका था। अब बात करते हैं हम हर्षवर्धन के बारे में। देखिए हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई थी कि हेंगशांग भारत आया था। हेंगशांग, इसे वेंगशॉन्ग भी कहा जाता है। यह भारत आया था इसी समय में और इसकी रचना है सी यू और की इसकी रचना है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की साथ ही साथ में हर्षवर्धन के द्वारा बनाई गई महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष भी ये रहा। देखिए हर्षवर्धन ने जो महामोक्ष परिषद बनाई थी इसका अध्यक्ष इसने हेंगशॉन्ग को बना दिया, जिसके विरोध में ब्राह्मणों के द्वारा इसका बहुत ज्यादा विरोध किया गया। इसके कारण से फिर हर्षवर्धन ने हेंगशॉन्ग को कहा कि भाई अलग से कोई मेला लगाओ। तो फिर वही उसने 4 साल में एक मेला लगाया जिसमें वो अपनी सारी व्यक्तिगत संपत्ति अभावग्रस्त लोगों को दे देता था। बात करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन जो था एक महान शासक, साथ ही साथ में एक कवि भी था। शासक, इसने 3 रचनाएं लिखी। इसकी 3 रचना कौन कौन सी है? तो पहली रचना का नाम है प्रियदर्शिका। दूसरा का नाम है नागानंद और तीसरी का नाम है रत्नावली। हर्षवर्धन के शासनकाल में एक कवि थे जो कि इसके बाणभट्ट, जो कि इसके दरबार में रहा करते थे और बाणभट्ट ने अपनी 2 किताबें लिखी। एक का नाम है हर्षचरित्र या हर्षचरितम और दूसरी जो इसने किताब लिखी वो है कादम्बरी। देखिए हर्षचरित्र आपको याद रहे ना रहे पर कादम्बरी एग्जाम में बहुत बार पूछी गई कि कादम्बरी किसकी रचना है, तो बाणभट्ट की रचना जो है वो कादम्बरी है। हर्ष की बात की जाए तो हर्ष हम पहले ही पढ़ चुके कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया था। जम्मू कश्मीर में, मतलब कश्मीर का जो राजा था, इससे बुद्ध के कुंडल और बुद्ध के दांत छीन कर लेके आया और संघाराम में स्थापित करा दिए, कन्नौज के संघाराम में। मतलब कश्मीर से ये बुद्ध के कुंडल और बुद्ध के दांत जो है वो बलपूर्वक कश्मीर के शासक से छीन कर लेके आया था। हर्षवर्धन की बात की जाए
तो दक्षिण में देखिए हर्षवर्धन उत्तर में तो संपूर्ण भारत में क्योंकि एक अकेला शासक ही बचा हुआ था, जब ये दक्षिण में आता है तो दक्षिण में इसे पुलकेशिन द्वितीय जो है वह इसे हरा देता है। लेकिन यह बहुत योग्य शासक तो होता है, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ऐसा करता है जब ये इसकी सेना ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है, सेना बहुत ज्यादा थकी होती है, तो पुलकेशिन द्वितीय थकी हुई सेना पर आक्रमण करता है, जिसके कारण हर्षवर्धन हार जाता है और पुलकेशिन द्वितीय जीतता है। और यह नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय इसे हराता है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन की बात की जाए तो हर्षवर्धन के समय में ही हिंगशांग भारत आया था। इसकी रचना सीयू की है, नालंदा विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की। इस समय में यहाँ के आचार्य सीलभद्र थे। फिर देखते हैं हम कि यह एक कवि भी रहा है। इसने 3 किताबें लिखी। पहली का नाम है प्रियदर्शिका, दूसरी का नाम है नागानंद और तीसरी का नाम है रत्नावली। हर्षवर्धन के समय में स्त्रियों की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी थी। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का यह संरक्षक माना जाता है। इसने बौद्ध धर्म को भी बहुत ज्यादा संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म का संरक्षण किया, साथ ही साथ में इसने हिंदू धर्म का भी संरक्षण किया। हिंगसांग को यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता है। हिंगसांग को यात्रियों का राजकुमार और साथ ही साथ में नीति का पंडित भी कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार बहुत बार पूछ चुका है। अब देखिए हर्षवर्धन के समय में उत्तर भारत में पूरे तरीके से राजनीतिक शून्यता आ गई, क्योंकि देखिए बंगाल का शासक शशांक मारा गया, उसके बाद गुजरात के पास आते हैं हम तो देवगुप्त की हत्या हो गई, कन्नौज के शासक की हत्या कर दी गई ग्रहवर्मन की, उसके बाद वर्धन वंश जो था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि हर्षवर्धन का अब कोई शादी ब्याह इसने किए नहीं और इसका कोई बच्चा हुआ नहीं। तो सीधी सी बात है हर्षवर्धन की समाप्ति, जब पुलकेशिन द्वितीय ने इसको हरा दिया तो इस वंश की भी समाप्ति हो गई। तो जब इस वंश की समाप्ति होती है तो उत्तर भारत में राजनीतिक शून्यता आ जाती है बहुत ज्यादा। और दक्षिण की बात की जाए तो अब हम देखेंगे कि दक्षिण में, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय की हम बात कर रहे हैं जो कि दक्षिण का शासक था, परंतु ये अचानक से तो नहीं आया। जैसे कि ऊपर उत्तर भारत में मगध से शुरू हुआ राजवंश हर्यक वंश से, वैसे ही दक्षिण भारत में भी किसी न किसी राजवंश से शुरू हुआ होगा। तो हम दक्षिण भारत के राजवंशों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि यहाँ पर मतलब उत्तर भारत पर राजनीतिक शून्यता आ गई और इनके अगले कोई सामंत नहीं रहे। इसके बाद नए वंशों का जन्म होता है। अब हम थोड़े से दक्षिण भारत के वंशों को लेके चलेंगे। अभी हमारा वाकाटक वंश बचा हुआ है, पहले वाकाटक वंश को क्लियर कर लेंगे, इसके साथ साथ उत्तर भारत के 1-2 वंश और छोटे छोटे 2-3 वंश बचे उन्हें कवर करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत के वंशों की तरफ। ओके, थैंक यू सो मच।